हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे एक लॉ की केस स्टडीज में फिर से वीडियोस डाल रहा हूँ। इसमें केस स्टडी 1 to 15 आईसीआई ने फिर से ऐड करी है इसमें। और जो भी पहले की केस स्टडीज थी उनकी नंबरिंग मैंने चेंज कर दी अपनी वीडियोस में। आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 1 to 15 जो भी न्यू केस स्टडीज हैं विद इन 1 वीक आपको प्रोबेबली मिल जाएंगी। और कोई भी इशू आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। केस स्टडी 1, दिस इज सेट ए लॉ केस स्टडीज। अल्फा न्यूमेरो लिमिटेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसमें 6 डायरेक्टर हैं, आउट ऑफ विच मिस्टर रमेश खन्ना इज द प्रमोटर डायरेक्टर और मिसेस रश्मि खन्ना वाइफ ऑफ रमेश खन्ना इज ऑल्सो प्रमोटर डायरेक्टर। बाकी दिनेश नेगी नॉमिनेटेड डायरेक्टर और अदर 3 डायरेक्टर प्रोफेशनल डायरेक्टर है। सीधा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कंसिडरिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रोहन खन्ना एज एन एडिशनल डायरेक्टर आउट ऑफ विच फॉलोइंग इच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रुथ। तो मिस्टर रोहन खन्ना के बारे में स्टेटमेंट लिखा। मिस्टर रोहन खन्ना सम ऑफ मिस्टर रमेश खन्ना मिसेस रश्मि खन्ना। उसने एमबीए अभी कंप्लीट करा लंदन से, रिटर्न टू इंडिया फॉर ज्वाइनिंग फैमिली बिजनेस। बट बट जब वो अपना रोहन रोहन खन्ना जब एमबीए कर रहा था तो उसने पुलिस अथॉरिटीज में यूके की रेप पार्टी में वही ड्रग्स वगैरह या कुछ ये सब चीजें कर रहे होंगे, तो इसलिए पुलिस जो यूके की पुलिस थी उसने उनको अरेस्ट कर लिया था and was convicted of using drugs same and sentenced for simple imprisonment of 9 months. However, an appeal is lying pending for conviction before High Court of London. अभी कोर्ट अब में अपील वगैरह सब कुछ पेंडिंग है। कन्विक्शन और स्टेट पेंडिंग कंक्लूजन ऑफ अभी तक अपील का कोई भी कंक्लूजन नहीं आया। ठीक है। अब अगर रोहन खन्ना एडिशनल डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसमें कुछ कंडीशन ये होती है कि एडिशनल डायरेक्टर जो भी बनना चाहता है उसकी कोई भी कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। और अगर वो कन्विक्शन नहीं होना चाहिए और नॉट उसकी जो क्या कहते हैं पनिशमेंट मिलती है वॉज नॉट लेस देन 6 मंथ्स और अप टू 7 ईयर्स। मतलब 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए, 7 साल तक हो सकती है। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसको 9 मंथ्स का मिला है इसमें। बट अगर हम देखा जाए तो 9 मंथ्स का मिला है, सिक्स जैसे इज मोर देन 6 मंथ्स। तो ये और इसमें ये भी लिखा है कि अभी अपील पेंडिंग है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको मानेंगे कि ये अपॉइंट नहीं हो सकता, ये डिस्क्वालिफाइड है। तो मिस्टर रोहन खन्ना एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। मिस्टर खन्ना कैन नॉट बी एडिशनल डायरेक्टर कंसिडरिंग इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे नहीं है। मिस्टर अपॉइंटमेंट इज वैलिड, वैलिड भी नहीं है। इज इलीगल इवन इफ कंस्ट्रक्शन ऑन होल्ड एंड पेन, या इट इज इलीगल एंड होल्ड एंड पेनिंग। हाउएवर ही कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर। नहीं, अगर इसने क्वालिफिकेशन एमबीए करा हुआ है बट मेन चीज क्या बोला जाता है कि कोई भी कन्विक्टेड बाय कोर्ट या ऑफेंस कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बेसिस पे अगर इसमें ऐसा कुछ है तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता, ही इज डिस्क्वालिफाइड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अपॉइंटमेंट मिस्टर रोहन खन्ना इज इलीगल इवन इफ अ कन्विक्शन इज ऑन होल्ड पेंडिंग अपील। कंसिडरिंग द शॉर्ट एंड नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रुथ। द बोर्ड मीटिंग यहाँ पे अब द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग सेंड टू अल्टर डायरेक्टर 3 डेज इन एडवांस। जबकि क्या होता है आपको बोर्ड मीटिंग जब भी कन्वर्ट करानी है आपको एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस देना चाहिए। अब इन्होंने 3 डेज में कराया। द बोर्ड मीटिंग इज वैलिड शॉर्ट नोटिस अप्रूव्ड बाय ऑल द डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टोटल 4 डायरेक्टर अटेंड द बोर्ड मीटिंग एंड द फॉलोइंग ये सब चीजें डिस्कस हुई एंड डायरेक्टर्स प्रेजेंट मीटिंग ऑल्सो यूनिवर्सली अप्रूव द शॉर्ट नोटिस। मतलब सारे डायरेक्टर्स प्रेजेंट हो गए तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली अप्रूव्ड हो गया शॉर्ट मीटिंग का। is approved by all the directors present in the meeting. Board valid is approved by all the present including 2 independent present in the meeting. बेसिकली क्या होता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शॉर्टर नोटिस होता है तो उस वाली कंडीशन में अपॉइंट जब हो सकता है अगर 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग में प्रेजेंट हैं। अगर वो मीटिंग में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट है, शॉर्टर नोटिस है बोर्ड मीटिंग का, तो वो वैलिड माना जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोर्ड मीटिंग इज वैलिड एज शॉर्टर नोटिस अप्रूव्ड बाय ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग इंक्लूडिंग द 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रेजेंट इन द मीटिंग, ऑप्शन बी। Considering the related party long-term purchase agreement out of the following which statement holds truth। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कुछ डिस्कस, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट परचेज एग्रीमेंट विद पार्टनरशिप फॉर्म वेयर मिस्टर मिसेस रश्मि इज वन ऑफ द पार्टनर होल्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मिसेस रश्मि यहाँ पे क्या है, प्रमोटर है। तो बेसिकली क्या हो गया, कंपनी के पास ही एक तरीके से 51% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो मतलब कंपनी इसको ओन करती है। The long-term purchase agreement is valid as it is signed at arm's length price. Long-term is valid duly approved by the board meeting. Is valid duly approved when the board meeting where the interested parties also did not participated. The long-term purchase is invalid as signed by when the company where one of the promoter directors. इसमें और कुछ भी लिखा है, stepped down from the chairmanship. Mr. Dinesh Negi took over the chairmanship of the board meeting. तो बेसिकली इसमें क्या ये कहना चाह रहा है कि जब नोट हमने डिस्कशन एजेंडा डिस्कस करा लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट का, मिस्टर रमेश खन्ना ने स्टेप डाउन हो गए एंड मिस्टर दिनेश नेगी जो चेयरमैन था वो चेयरमैनशिप बन गए। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब ये है
कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं करा और ये अप्रूव हो गया था बोर्ड मीटिंग में। पहली बात तो बोर्ड मीटिंग में अप्रूव करना पहले पहले जरूरी है, और इंटरेस्टेड पार्टीज को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टेड पार्टीज में कौन कौन थी भाई? मिसेस रश्मि तो ऑब्वियसली होल्ड करते हो, प्रमोटर है। मिस्टर रश जो उसके हस्बैंड थे वो इंटरेस्टेड पार्टी थे, बट वो चेयरमैन की शिप के पोजीशन से स्टेप डाउन हो गए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इज वैलिड, ड्यूली अप्रूव्ड बाय द इन अ बोर्ड मीटिंग वेयर द इंटरेस्टेड पार्टीज आल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेटेड। ऑप्शन सी। Regarding the approval of the quarterly results of the company, out of the following which statement holds truth? The results are presumed to be approved properly as the board meeting was attended by all the independent directors. The results are not presumed to be approved properly as it was approved in the board meeting convened short notice. The results are presumed to be approved as approved by the board meeting convened short notice, but the short notice is approved by all the directors present in the board meeting. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो तो जब पहली बात है बोर्ड मीटिंग अप्रूव हो गई, बोर्ड मीटिंग अप्रूव होने के लिए आपको मैंने ऊपर भी बताया था कि अभी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, दैट इज अप्रूव। एंड सेकेंडली जो रिजल्ट्स थे वो भी अप्रूव्ड हो गए बोर्ड मीटिंग में, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा है ना, सब्सिक्वेंट अप्रूवल ऑफ और ऑडिटर क्वार्टरली रिजल्ट सेम आर फॉरवर्ड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी फॉर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट। ऑडिटर्स की कंपनी के ऑडिटर्स उनको भी भेजा फॉर लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट के लिए। तो इसमें बेसिकली क्या कहने का मतलब ये है कि बोर्ड मीटिंग भी अप्रूव हो गई, बोर्ड मीटिंग अप्रूव हो गई, उसमें क्या कहते हैं नोटिस, और आपके रिजल्ट्स भी अप्रूव हो गए, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। केस स्टडी 2, बैकग्राउंड दे रखा है इसमें। XYZ लिमिटेड पब्लिक लिस्टेड कंपनी है इंडिया में। प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग न्यू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इनको अपॉइंट करना है, कंप्लाई विद सेक्शन 149। सेक्शन 149 आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड होता है। सेक्शन मैंडेटस सर्टेन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें अशोक पाटिल, सुनीता राव, राकेश मेहरा, कविता देसाई, विशाल भाटिया। तो अनिल सक्सेना ये बता रहे हैं कि 3 कैंडिडेट्स हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए चुने हैं। अनिल सक्सेना फॉर्मर CFO है, नो मेटेरियल पैकेज रिलेशनशिप है, नोन फॉर इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज। ओके। मिस पूजा रेड्डी फॉर्मर CEO होल्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर। इंडिपेंडेंट जो भी बनता है उसको कोई भी आपका रिलेशनशिप कंपनी से रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, ना ही आप इसको एम्प्लॉय होना चाहिए, ना ही भी कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी चाहिए, ना ही उसके पास आपके आप शेयर्स होने चाहिए। किसी भी बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। होल्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर, तो यहीं पे एक ये अमाउंट है, मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स मिस पूजा होल्ड करते तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये तो नहीं बन सकती। मिस्टर दीपक शाह रिटायर्ड पार्टनर मेजर लॉ फर्म प्रोवाइड ओकेजनल कंसल्टिंग सर्विसेज XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड कंपनी होगी कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हो गया। एक्सपीरियंस इन रेगुलेटरी कंप्लाइंस। क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट क्या कहता है? एक्सपर्ट नो, कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उसकी कंपनी होल्डिंग के साथ, सब्सिडरी, एसोसिएट, प्रमोटर, डायरेक्टर, ड्यूरिंग द इमीडिएटली ट्रू प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 साल तक और करंट फाइनेंशियल ईयर। अगर उससे पहले के 3 साल में था लेकिन उससे पिछले 2 साल और तीसरे उसमें करंट ईयर में नहीं है, तो वो बन सकता है। नॉट रिलेटेड प्रमोटर डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और नॉट हैविंग मटेरियल रिलेशनशिप टू अफेक्ट। मटेरियल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ इसमें? मटेरियल रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि भाई मटेरियल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर, मतलब बेसिकली लेन देन में नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व, कि अमाउंट शेयर्स के अमाउंट इन्वॉल्व है, कोई कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है या एम्प्लॉई है, मतलब बेसिकली लेन पैसा आ रहा है या जा रहा है उस चीज से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो बोर्ड का डिस्कस डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच कैंडिडेट इज मोस्ट लाइकली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेस्ड ऑन देयर शेयर होल्डिंग इन XYZ लिमिटेड? मिस्टर अनिल सक्सेना, मिस्टर पूजा रेड्डी, मिस्टर दीपक शाह। देखो कौन से नहीं है, मिस्टर दीपक शाह, मिस पूजा रेड्डी, बट इसमें ना अब ICAI के क्वेश्चन में क्या करा है इन्होंने, 2 ऑप्शन दे दिए B और C। मेरे को लगता है B और C दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ICAI ने क्या कर रखा है, मिस पूजा रेड्डी को माना है। तो इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई ये तो चलो कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसमें कुछ ओकेजनली लिखा नहीं है कब से कब तक प्रोवाइड कर रहा है, पहले प्रोवाइड करता था या अभी छोड़ दी, कुछ नहीं लिखा इस चीज़ के बारे में। तो बट होल्ड सिग्निफिकेंट अकाउंट ऑफ शेयर, ये शेयर्स होल्ड करती है, तो इसलिए मान के चलता है कि मिस पूजा रेड्डी तो बिल्कुल नहीं है। तो मिस पूजा रेड्डी इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, दैट्स व्हाई मिस पूजा रेड्डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। As per section 149(6) of the Companies Act 2013, how long must a candidate free from pecuniary relationship with the company? अब यहाँ पे देखो खुद ही लिखा है कि ये क्वेश्चन में ही है, not having pecuniary relationship, not having material relationship during the immediately two preceding financial year, during the current financial year, two immediately preceding financial year, during the current financial, ऑप्शन सी। भाई डायरेक्ट आपके उसमें मिल रहा है क्वेश्चन में। विच फैक्टर डिस्क्वालिफाइज मिस्टर शाह फ्रॉम बीइंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? यहाँ पे हमने पता करा कितना क्या कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंपनी। हिज ओकेजनल कंसल्टिंग सर्विस XYZ लिमिटेड, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्राइटेरिया फॉर इंडिपेंडेंस डायरेक्टर? डायरेक्टर शुड नॉट बी रिलेटिव नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर शुड नॉट मटेरियल पेक्यूलियर रिलेशनशिप, डायरेक्टर शुड हैव प्रीवियसली वर्कड विद द कंपनी, डायरेक्टर शुड नॉट बी एम्प्लॉय। अब इसमें कहीं पे भी ना, इवन लॉ में भी 149(6) में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रीवियसली वर्कड विद द कंपनी। अगर वो है प्रायर एम्प्लॉय है, बट वो प्रायर एम्प्लॉय कैसा है, 2 साल से पहले का है, सपोज 5 साल पहले किसी कंपनी में वो काम करता था,
और वहाँ पे आप उसको डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो अपॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो जो क्राइटेरिया है ये वाला टू करंट इमीडिएटली प्रीसिंग फाइनेंशियल करंट फाइनेंशियल उसमें नहीं है, तो वो अपॉइंट हो सकता है प्रीवियसली वर्क विद द कंपनी, बट तो ये वाला क्राइटेरिया इसमें एप्लीकेबल नहीं है, ऑप्शन सी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाई मिस्टर अनिल सक्सेना बी सुटेबल कैंडिडेट, मिस्टर अनिल सक्सेना सुटेबल कैंडिडेट क्यों है? फॉर्मर सीएफओ रह चुका है मेजर टेक फॉर्म का, कोई भी मटेरियल पिक्चर रिलेशनशिप नहीं है, और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज के उससे इसमें काफी नॉलेज है, नॉलेजेबल पर्सन है, बेसिकली सीएफओ रह चुका है ऑब्वियसली। तो उस वाली कंडीशन में क्या माना जाएगा भाई, सीएफओ रह चुका है तो he has no peer relationship, he has substantial financial like no peculiar relationship, hold share fund of firm। तो यही दिस इज द मोर करेक्ट है, उसकी सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एक्सपर्टीज भी रहेगा और कोई भी मटेरियल पेक्युलर रिलेशनशिप नहीं है एक्सजेड लिमिटेड के साथ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द कंपनी व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन वन टर्म? एक टर्म कितने साल का होता है किसी भी उसमें? 5 ईयर्स, और टू टर्म्स 10 ईयर्स। मैक्सिमम कितने साल का बन सकता है? टू टर्म्स के लिए बन सकता है, वन टर्म कितना हो गया? 5 ईयर्स, तो ऑप्शन बी। Which of the following action must the board take to comply with the section 149 when appointing an independent director? Seek approval from the company secretary, obtain a declaration of the independence of the candidate, ensure the candidate shares in the company, get a recommendation from the company's auditors। क्या करना चाहिए? डिक्लेरेशन, अगर कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है उसको कैंडिडेट से डिक्लेरेशन लेना पड़ता है कि हाँ मेरे पास कोई भी कंपनी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मैं कोई भी होल्ड शेयर्स वगैरह होल्ड नहीं करता, और ना ही मेरा कोई मटेरियल पेक्युलर रिलेशनशिप है, और ना ही मैं एम्प्लॉय रह चुका हूँ, तो इससे क्या करना पड़ता है? डिक्लेरेशन लेना पड़ता है। अब इस केस में एक टिप, जैसे आप किसी भी कंपनी में जाते हो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी होंगी, जीएस होगा या जेपी मॉर्गन वगैरह होते हैं, ये जो जितनी भी बैंक्स होते हैं ना, ये लोग पता है क्या करते हैं? आपका पहले पूछते हैं कोई भी कंपनी से बैंक रिलेशनशिप वगैरह तो कुछ नहीं है, तो आपका अगर है तो आपको आइदर उनसे डिक्लेरेशन बताना पड़ता है कि ये आप ट्रेड नहीं कर सकते, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपका कोई भी फ्रेंड अगर गोल्डमैन सैक में काम करता है तो आपको पता होगा कि उसका आप पता करना उनसे कि आप कोई भी कंपनी में ट्रेड शेयर्स वगैरह परचेज बाय नहीं कर सकता, अगर आपने ऐसा करा तो कंपनी निकाल देती है। तो ऐसे कुछ क्लॉजेस भी होते हैं, फिर बेसिकली वो डिक्लेरेशन लेते हैं कैंडिडेट से, बताने का मतलब वो था। व्हाट इज द की रीजन फॉर हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? अगर की रीजन क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना क्यों जरूरी है बोर्ड का? टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मेजर शेयर होल्डर्स, टू प्रोवाइड अनबाइज्ड ओवरसाइट, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, टू मैनेज द कंपनी डेली ऑपरेशन, टू इंश्योर कंप्लायंस विद लेवल लॉस। बेसिकली अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब क्या है कि भाई वो कंपनी से कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखता, अनबायस्ड डिसीजन देगा, और अनबायस्ड डिसीजन देगा और वो कंपनी के हित में होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं इससे कंपनी से रिलेशनशिप रखता हूँ तो मेरा प्रमोटर मेरा जानकार है, हाँ भाई इसके बारे में बता देता हूँ कि ये वैसा कुछ भी नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप उससे नहीं है, तो जिस सिंपल के टू प्रोवाइड अनबायस्ड ओवरसाइट एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई की रीजन फॉर हैविंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द बोर्ड, ऑप्शन बी। ओके, केस स्टडी 3, डीईएफ मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड मिड साइज कंपनी है, रिसेंटली एनकाउंटर एलिगेशन ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, सेक्शन 241 से रिलेटेड है ये। सम माइनॉरिटी शेयरहोल्डर फीलिंग marginalized and concerned about the company's direction have filed a petition under Section 240 of the Companies Act. This section allows shareholders to approach the National Company Law Tribunal if they believe that affairs of the company are being conducted in a manner prejudicial to the public interest, oppressive to any members, or resulting in mismanagement. तो बेसिकली की स्टेकहोल्डर्स ये रखे हैं, इशूज रेज हुआ कि फाइनेंशियल रेगुलेटरी डिविडेंड पॉलिसी है, मिसमैनेजमेंट एलिगेशंस हैं, एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। इसमें लिखा माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्रिटिकल डिसीजंस। बेसिकली मेजर कोई भी डिसीजन हुआ माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स को पूछा ही नहीं, तो वो लोग भी क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट एंड दे कैन फाइल अ case to the NCLT. The board meeting discussion. See the questions part. Under section 240 of the Companies Act, who can apply to National Company Law Tribunal in case of operation and mismanagement? Any director, any single term members holding at least 10% share. कौन अप्लाई कर सकता है? ये पहले भी करे हमने क्वेश्चंस। मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 10% ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके बाद 10% शेयर कैपिटल है वो अप्लाई कर सकता है एनसीएलटी में, किस केस में? इन केस ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ पिटीशन अंडर सेक्शन 40? मतलब बेसिकली कौन सा ग्राउंड है जिसमें हम ओ एंड एम, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ओ एंड एम अगर मैं बोल रहा हूँ तो दिस मीन्स दैट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, उस केस में हम फाइल नहीं कर सकते। कौन से ग्राउंड पे? कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट, कंडक्टिंग द अफेयर्स इन अ मैनर ऑपरेशन टू एनी फाइनेंशियल लॉस, मार्केट कंडीशन, मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। अब भाई कोविड आ गया, ये वॉर हो गया, इन सिचुएशंस की वजह से अगर कोई भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है कंपनी में, तो उस केस में ये नहीं कि मैं जाके भाई मेरे पास रिलायंस का शेयर है मैं जाके केस कर दूंगा, रिलायंस से मेरे को लॉस करा दूंगा, शेयर गिर गया, तो वो आप ऐसा फाइल नहीं कर सकते। फाइनेंशियल लॉस टू मार्केट कंडीशन कैन नॉट बी अ ग्राउंड फॉर फाइलिंग पिटीशन अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑप्शन सी। What is the primary objective of Section 241 of the Companies Act? To resolve dispute between directors, to protect the interest of creditors, to address grievance related to operation and mismanagement, to regulate the new issue of shares. तो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एड्रेस ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस करना, ऑप्शन सी।
In the context of case scenario, what action can the NCLT take if it find the allegation of operation and mismanagement to be valid? किस context of case scenario में action जो NCLT के माने जाएंगे कि allegations बेसिकली कौन सा एक्शन माना जाएगा NCLT ले सकता है? डिसॉल्व द कंपनी, रिमूव ऑल डायरेक्टर, इशू ऑर्डर टू कलेक्ट कंडक्टर कंपनी अफेयर्स और डिस्प्यूट प्रॉफिट अमंग शेयरहोल्डर्स इक्वली। बेसिकली क्या है, कंपनीज की जो अफेयर्स है इसमें सब कवर हो गया कि आपका हमने एक्सक्लूजन है या बोर्ड ढंग से काम नहीं करता या प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, जो भी है कंपनीज के अफेयर से रिलेटेड रेगुलेटर्स को उनको सही से कंडक्ट करो। इसमें इशू आ सकता है, एनसीएलटी इसमें ऑर्डर दे सकता है कि इशू ऑर्डर टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ कंपनीज अफेयर्स, दैट इज द वैलिड पॉइंट ऑप्शन सी। Which of the following bad operation the section to attain poor financial performance of the company, action that unjustly prejudice or harm certain shareholders, declaring high dividends regularly, expanding business operation without shareholders approval? कौन सा बैड डिस्क्राइब है? एक्शन दैट अनजस्टली प्रेजुडिस और हार्म सर्टेन शेयर होल्डर्स। बेसिकली भाई भाई सपोज करो किसी कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं और 10 शेयर होल्डर्स माइनॉरिटी हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे डिसीजंस लेते हैं सारे 90% ले लेते हैं, हमसे कुछ पूछते ही नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो लोग फाइल कर सकते हैं केस एनसीएलटी में, भाई हमारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है एंड वी आर इग्नोरिंग एंड कंपनीज इग्नोरिंग द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो एक्शन दैट अनजस्टली प्रेजुडिस और हार्म सर्टेन शेयर होल्डर्स इज द बेस्ट डिस्क्राइब अंडर ऑपरेशन ऑप्शन बी। Which are the following possible remedies that the NCLT might order in case of mismanagement under Section 241? Increasing the authorized share capital, ordering a buyout minority shares, appointing new independent directors, approving unauthorized transaction. Authorized share capital increase कर सकता है, buyout और minority shares order कर सकता है, appointing new independent directors और approving unauthorized transaction क्या कर सकता है NCLT का mismanagement है, new independent directors को appoint करेगा। Option C. If minority shareholder excluded from decision making process, अभी से हमने ऊपर पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो पॉइंट, एक्सक्लूजन फ्रॉम डिसीजन मेकिंग, मैनिटरी शेयरहोल्डर्स फील एक्सक्लूडेड फ्रॉम क्रिटिकल डिसीजंस। तो इस वाले कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या आर्ग्यू कर सकते हैं? द कंपनी शुड इशू न्यू शेयर्स टू देम, कंपनी शुड मतलब वो है क्या, बच्चे है क्या, लॉलीपॉप दे दो भाई, न्यू शेयर्स ले लो, ऐसा कोई होता है? इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे दो, हाँ भाई ले पैसे पकड़, पैसे मेरे को देना नहीं है, खाली मेरे को पैसा बाद में चुका देना, इंटरेस्ट नहीं चाहिए मुझे। एक्सक्लूजन है फॉर्म ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, एक्सक्लूजन जस्टिफाइड टू माइनॉरिटी है, तो ये कोई है कि भाई आजकल माइनॉरिटी, अगर तुम किसी भी कंपनी रिजर्वेशन ये सब चीज़ें चल रही है, गवर्नमेंट ये सब चीज़ें इनिशिएटिव लेती है, तो वो क्या कहते हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मेन चीज वही है कि लाइफ में भी वही है, कंपनी में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, एवरी शेयर होल्डर इज इक्वल इंपॉर्टेंट। बेसिकली आप अगर आपके पास किसी भी कंपनी का एक शेयर भी है ना, एक शेयर, तो यू दिस मीन्स दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। दिस एक्सक्लूजन है फॉर्म ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। तो ये क्या माना जाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो एक्सक्लूजन है इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपकी 3 केस स्टडीज कंप्लीट हो गई। Case study for Kotak Limited is an Indian software company that has been operating for past 5 years with clients in USA, UK and Singapore. The company has recorded foreign exchange earnings of 2 lakh over the previous 3 financial years. तो अलग अलग सोई तरमा दे रखा है ये सब। पता है इनमें एक क्वेश्चन, इसमें जो एफएमा वगैरह के क्वेश्चन आएंगे ना, इनमें पता है आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको पूरे केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मोस्टली क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चंस पढ़ के सॉल्व हो जाएंगे, आपको प्रोविजन याद है तो मैं आपको सारे प्रोविजन बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। Under the provisions of Liberalized Remittance Scheme (LRS), Sohit remitted funds for his son's college fees abroad, his father's medical expenses, and immigration expenses for his family. Is the remittance valid under FEMA? What compliance is required? अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप फीस अब्रॉड के लिए, प्लस अब्रॉड में स्टडी के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, इमिग्रेशन वगैरह के लिए एक्सपेंस कर रहे हो या रेमिटेंस कर रहे हो, तो उस केस बेस में आपको आरबीआई की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने जो भी लिमिट है 2,50,000 रुपीज की, उससे ज़्यादा आप एक्सीड अमाउंट सेंड कर सकते हो, बिकॉज दीज आर दी बेसिक काइंड ऑफ नेसेसिटीज जो गवर्नमेंट अप्रूव कर रही है। बेसिकली अप्रूवल की जरूरत नहीं है उसमें, जस्ट सच रेमिटेंस इज वैलिड एंड डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। So option C is the correct answer. Ria wants to visit her sister in Canada 3 months, requiring USD 20,000. Which of the following statements correct regarding the transaction? 20,000 है, 20,000 लेके जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। She needs my approval, नहीं चाहिए। She can remit amount under LRS without RBI approval. Yes, she cannot remit. She cannot remit. कर सकती है, सिंपल 2,50,000 की ट्रांजेक्शन लिमिट होती है और 20,000 वो कर रही है, it is less than obviously 10%. So option B is the correct answer. She can remit the amount under LRS and without the RBI approval. Sohit colleague Ramesh has been abroad for past 6 months on the setting a company's branch in Taiwan according to provision 1 Ramesh national status. अब सोहित का जो कलीग है रमेश, वो 6 महीने से बिजनेस में ही है और बाहर है,
बिजनेस पर्पस के लिए बाहर है, ये नहीं पता कब तक बाहर रहेगा, तो इसका स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट अनसर्टेन पीरियड के लिए, क्योंकि ये तो नहीं 182 डेज का क्राइटेरिया लगेगा कि भाई वो 6 महीने के लिए आया था फिर से चला गया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 6 महीने के लिए, तो वो बाहर ही है 6 महीने से, कब तक रहेगा ये नहीं पता। अगर उन्होंने डेट दे रखी होती कि इस डेट से डेट तक वहाँ पे था, उसके बाद हम डेज काउंट करते, वो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि 6 महीने से बाहर है, कब तक रहेगा ये भी नहीं पता। तो हम क्या मानेंगे, नॉन रेसिडेंट हैज बीन आउटसाइड इंडिया फॉर मोर देन, for a uncertain period. So option C, his non-resident Indian has the outside India for business purpose and for uncertain period. Option C. Good Luck Company wants to donate USD 1 lakh to establish a chair of computer science at XYZ Institute. According to the provision, what is the correct statement? गुड लक कंपनी $1 लाख डोनेट करना चाहती है चेयर, मतलब किसी को एस्टेब्लिश चेयर ऑफ कंप्यूटर साइंस एट XYZ इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कोई भी कंपनी अगर डोनेट करना चाहती है ना, तो उसकी जो टोटल अर्निंग्स है लास्ट 3 इयर्स की, उसके 1% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अगर वो 1% से ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो उसको RBI का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब गुड लक कंपनी के यहाँ पे क्वेश्चन में रख, गुड लक कंपनी इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी दैट इज बीन ऑपरेटिंग फॉर पास्ट 5 years विद क्लाइंट्स USA, सिंगापुर, UK। द कंपनी ने रिकॉर्डेड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफ USD 20 लाख, 20 लाख की अर्निंग्स रिकॉर्ड करी है ओवर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में इसकी टोटल अर्निंग्स कितनी है, 20 लाख। 20 लाख का 1% कितना हो गया, 1%, 20,000 रुपीज, 20,000, और ये कितना डोनेट करना चाहते हैं, 1 लाख, दैट इज एक्सीडिंग 1%। अगर 1% से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो उस वाली कंडीशन में इनको RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंपनी में विदाउट RBI, नो, कंपनी नीड्स RBI अप्रूवल एज डोनेशन एक्सीड्स 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फॉर द प्रीवियस 3 ईयर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कंपनी को RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा क्योंकि वो 1% से ज्यादा एक्सीड कर रही है। Good Luck Company made a commission of USD 30%, 6% of the property value to the agent for selling commercial property in Pune to a foreign-based business. Comment the regulatory position on this transaction. अब ये कह रहा है कि गुड लक कंपनी ने 30,000 रुपये का कमीशन रिसीव पे करा है एजेंट को 6% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू का 6%, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर सिंपली समझो रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपनी फॉरेन की ट्रांजेक्शन में एजेंट को कमीशन देती है एक्सीडिंग 5% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू, यहाँ पे कितना दे रही है 6%, एक्सीडिंग में कितना है वहाँ पे 5%, अगर 5% ज्यादा का दे रही है तो उसको RBI का अप्रूवल उससे लेना पड़ेगा, सिंपल। यहाँ पे कितना है 6%, तो डेट इज एक्सीडिंग 5%। RBI अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, द कमीशन इज एक्जैक्टली 6% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस। RBI अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, द कमीशन डज नॉट एक्सीड 25,000, कमीशन एक्सीड्स 25,000 से ज्यादा एक्सीड कर रहा है पहली बात तो, और 6% हम परसेंटेज देखेंगे, एज द कमीशन एक्सीड्स 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, RBI का अप्रूवल लेना पड़ेगा क्योंकि कमीशन 5% ज्यादा एक्सीड कर रहा है, ऑप्शन सी। केस स्टडी 5 आपकी किससे रिलेटेड है, फेमा से रिलेटेड है। दिस इज होमवर्क, मैंने आपसे होमवर्क देना शुरू करा है क्योंकि आप लोग मेरे को पता है करते हो नहीं कुछ भी, सिर्फ वीडियोस देख लेते हो। आपको खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपको कुछ समझ में आएगा कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा। कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, बाकी ईमेल भी कर सकते हो। एंड तो यहाँ पे आपकी 5th केस स्टडी तक कंप्लीट हो गई, बाकी आपकी अभी 10 12 केस स्टडीज और पेंडिंग है, वो भी मैं इस वीक तक प्रोबेबली डाल दूंगा। और ICAI को जो नहीं है वो आया है नोटिस, भाई ICAI पता नहीं क्या कर रहा है, इसको इग्नोर करो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। एंड अपना अभी तक करते ही रहेगा, मेरे को लगता है आगे नहीं ये स्पॉम भी हटा देगा और ये भी हटा देगा, पता नहीं, लेकिन जब तक है जब तक तो हमें देना ही है एग्जाम, सिंपल। आप लोग अपनी कोई भी प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट सेक्शन या उसमें बताओ। कॉस्ट की सारी केस स्टडीज अपलोड हो चुकी हैं, लॉ की पहले की केस स्टडी सारी अपलोडेड है, जो नई केस स्टडीज है मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, तो 5th केस स्टडी तक यहाँ पे हो चुका है। और कुछ भी प्रॉब्लम है प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू इन योर स्टडीज, इन योर फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, just let me know, I am there for you. Okay, stay healthy and wealthy.